चलिए, तो बेहद खास हफ्ता वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक है। वैसे तो रोजाना ही हम निवेशकों के लिए और आप जैसे दर्शकों के लिए कमाई और निवेश के नुस्खे लेकर आते रहते हैं, लेकिन ये हफ्ता खास है क्योंकि एक से एक दिग्गज एक्सपर्ट हमारे साथ शो में जुड़ेंगे और निवेश के गुर हमारे साथ साझा करेंगे। तो चलिए, इस पूरे हफ्ते की खास पेशकश की शुरुआत करते हैं और आज सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आपके निवेश लक्ष्य को बांधने के पीछे जो गणित होता है उसे आप कैसे तय कर सकते हैं। अगर कोई लक्ष्य मान लीजिए आपको 10 साल बाद, 20 साल बाद या 25 साल के बाद पूरा करना है, तो उस लक्ष्य को बांधते वक्त आपको किस तरह का गणित, किस तरह की महंगाई और किस तरह का निवेश लक्ष्य समझना होगा या निवेश का विकल्प समझना होगा और उसके मुताबिक अपनी रणनीति अपनानी होगी। ये सब बातें आज हम समझेंगे। मेरे साथ बेहद खास मेहमान फिरोज अजीज, डिप्टी सीईओ आनंद राठी वेल्थ मेरे साथ जुड़ गए हैं। फिरोज, बहुत बहुत स्वागत है आपका वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक की इस खास पेशकश में। आप हमारे पहले मेहमान हैं, मुबारकबाद इसके लिए आपको। और चलिए, यहाँ पर बहुत ही बेसिक से सवाल के साथ में शुरुआत करना चाहती हूँ, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग की जो पहली सीख होती है वो ये है कि आपको अपने निवेश लक्ष्य को, अपने फाइनेंशियल गोल्स को तय करना होता है, जिसके मुताबिक आपको वो गोल कितने अवधि में करना है, उसके लिए कितनी राशि आपको इकट्ठा करनी है, इन सब के बारे में सोचना होता है, तय करना होता है। कैसे करें ये सब फिरोज? सबसे जटिल सवाल यही होगा निवेशकों के लिए। इसका महत्व ये है कि देखिए, पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो जाता है लाइफ को लीड करने के लिए। इफ नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है पैसा। तो उसकी प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट 2। पॉइंट 3, उसका एक गोल आधारित करना, मतलब आपके जो भी लक्ष्य हैं फ्यूचर के, उसकी संभावना मीट होने की बढ़ाना। ये जरिया एक ही है कि गोल रखें। चौथा, गोल क्या रखें? देखिए, पहला तो एक मदर गोल ये होना चाहिए कि महंगाई को मात तो देना ही है, राइट। फिर उसके बाद आता है कि भाई पढ़ाई के कैसे पैसे मिलेंगे, एजुकेशन, बच्चों की शादियों के कैसे होंगे, रिटायरमेंट कैसा होगा। दोज आर स्पेसिफिक गोल्स। हर गोल का ये तो लक्ष्य मिनिमम होना चाहिए कि महंगाई को मात देना है। अगर ये आपका मदर गोल है, उसके अंदर बहुत सारे सब गोल्स हो सकते हैं, राइट, डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ योर लाइफ और क्या आपकी फैमिली के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और क्या आपकी चाह है, वो तो सब गोल हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट मदर गोल है कि भाई पैसे को अगर स्टोर करूं तो महंगाई से तो ज्यादा मेरा पैसा बढ़े। अगर ये आपका गोल है तो इंडियन हाउस होल्ड्स ने ये गोल को बहुत कम इज्जत दी है। ये हमारी स्टडी कहती है। जो 670 लाख करोड़ इंडियन हाउस होल्ड्स की जो सेविंग्स हैं, वो ये महंगाई को मात देने के हिसाब से नहीं लगी हुई है। सो गोल इज इंपॉर्टेंट कविता जी। पूरी कंट्री की जो हाउस होल्ड सेविंग्स हैं, वो एक मदर गोल जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज एन इन्वेस्टर, कि महंगाई को मात दूं। इंडिया महंगाई को मात नहीं दे पा रहा है, तो इसीलिए ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम जागरूकता फैलाएं कि ऐसा नहीं है कि आप हफ्ता सेलिब्रेट कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट वीक है, बट एक कोई बदलाव ना लाएं एज एन इंडिविजुअल। तो ऐसे में अब बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आप जितनी भी एसेट क्लासेस हैं उनको समझें। और मेरे ख्याल से फिरोज़ हमें एक डेटा भी पेश करेंगे, हमारे सामने रखेंगे, जो पिछले 10 सालों में जो तमाम एसेट क्लासेस हैं फिरोज़, उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। उस परफॉर्मेंस के तर्ज पर क्या आपको अपनी निवेश की रणनीति बनानी चाहिए? एसेट क्लासेस और उनकी परफॉर्मेंस पिछले 10 साल की बताएं। यस कविता जी, देखिए, जैसे आपने कहा कि एक तो चिंता करें, फिर चिंता से आगे बढ़ें और एक्शन करें, ताकि वो चिंता फ्यूचर में ना हो। सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी गो एसेट क्लास वाइज। अब हमने लास्ट 10 इयर्स की पास्ट रिटर्न्स ली। ऑफ कोर्स इसमें अप्रोक्सीमेशंस हैं, पूरे देश की बात कर रहे हैं हम। किसी की टैक्स स्लैब्स अलग होंगी, किसी की ज्यादा होंगी, किसी की कम होंगी। सो एक जेनरिक एवरेज के हिसाब से किया है। डिपॉजिट्स जिसमें कई करोड़, लाख करोड़ लगे हुए हैं, उसमें अगर किसी ने 10 लाख रुपए 10 साल पहले डाले होते और उसको कंपाउंड करने दिया होता, तो 18,77,000 पे पहुंच जाते। 6.5% की एवरेज डिपॉजिट रेट रही है लास्ट 10 इयर्स की। तो 10 लाख 18,77,000 हो जाता है, 18,77,000। क्या ये महंगाई को मात दे पाया? नहीं। ये पहली जो इंडिया को बहुत प्रेम है एफडीओ से, वो महंगाई को मात नहीं दे पाया।
अगर इक्विटीज, डायरेक्ट इक्विटी की बात करें तो एवरेज रिटर्न आई है 11% की लास्ट 10 ईयर्स। अगर किसी ने 10 लाख रुपए लगाए होते 11% पे, तो उनकी वैल्यू हो जाती 10 सालों में 28,39,000। क्या ये महंगाई को मात दे पाया है? हाँ, ये एसेट महंगाई को मात दे पाया है, बिकॉज 11% महंगाई से ज्यादा है। अब अगर हम तीसरी बात करें, तीसरे एसेट या तीसरे प्रोडक्ट क्लास की बात करें, जो भी इक्विटी ही माना जाएगा, इक्विटी म्यूचुअल फंड की जो रिटर्न आई है, एवरेज रिटर्न आई है लास्ट 10 साल की, वो 14% की आई। तो किसी ने अगर 10 लाख रुपए 10 साल पहले डाल दिए होते तो अब उसकी वैल्यू है 37,07,000। तो क्या ये महंगाई को मात दे पाया है? आंसर इज यस, और अच्छी हैंडसमली मात दे पाया। दैट्स द थर्ड एसेट। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में खरीद लेते तो आपके 10 लाख रुपए 19 लाख हो चुके होते, अंदाजन 20 लाख अप्रोक्सीमेटली हो चुके होंगे। क्या ये महंगाई को मात दे पाया है पोस्ट टैक्स? द आंसर इज नो। स्मॉल सेविंग स्कीम्स जिसकी इंटरेस्ट रेट है 7.3% की थी, उसको अगर आप 10 लाख रुपए डाल देते तो इट वुड हैव बीन 20,23,000। क्या ये पोस्ट टैक्स में महंगाई को मात दे पाया? द आंसर इज नो। पीएफ एंड पेंशन फंड की 7% की रेट थी, तो आप 19,67,000 पे पहुंचते, 19,67,000 पे, तो उसने भी महंगाई को मात नहीं दिया। और लास्टली, इन्वेस्टमेंट बेस्ड इंश्योरेंस प्लान्स की एवरेज रिटर्न आई है हमारी 13,000 पॉलिसियों की स्टडी के हिसाब से %। तो 10 लाख रुपए बढ़ के 16,28,000 रुपए हुए, तो उसमें भी महंगाई को मात नहीं दे पाए। तो ये पूरे एसेट क्लासेस को हमने थोड़ा ब्रेक किया। आरबीआई का डेटा है कि इनमें सब में कितने पैसे लगे हुए हैं, और ये जो दो एसेट क्लासेस जिन्होंने बीट किया इन्फ्लेशन को, इक्विटी एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड, उसकी जो मात्रा देखेंगे आप इंडियन हाउस होल्ड सेविंग्स में, उतनी कम है कि ओवरऑल इंडिया के हाउस होल्ड्स ने महंगाई को लास्ट 10 साल में मात नहीं दिया। एंड मेरी यही विश है कि अगले 10 साल में इस वीक के प्रचार से जो आप कर रही हैं, अगले 10 साल में आंकड़े अलग दिखाएं, तो हमें खुशी होगी कि हमने भी कुछ कंट्रीब्यूट किया बाय डूइंग दिस शो। बिल्कुल फिरोज, मेरे ख्याल से ये आपकी और हमारी कोशिश ही है, जहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सभी एसेट क्लासेस ज़रूरी हैं, ये आपने समझ लिया है, लेकिन कितनी राशि में, कितने एक्सपोजर में, कितने रेशो में आपको इन एसेट क्लासेस में निवेश करना चाहिए, अपने पैसे लगाने चाहिए, और कितना जोखिम किस एक्सपोजर के मुताबिक होगा, मेरे ख्याल से इस रेशियो को समझना बहुत ज़रूरी है। और यहीं पर एक स्ट्रैटेजी काम आती है, एक रणनीति काम आती है। फिरोज, कविता जी, ये जो आपने प्रश्न पूछा बहुत अच्छा प्रश्न है, और इसी में डेविल इसी डिटेल में है। आपने अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड खरीदा है, और मोस्ट लोगों ने खरीदा होगा, एसआईपी भी की होगी, आरडी भी की होगी, पीपीएफ ईपीएफ में भी पैसा जा रहा है, बट जो मात्रा है, वो मात्रा अगर ठीक नहीं हुई तो ओवरऑल पैसे पे आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे। तो द डेविल इज इन द डिटेल ऑफ द प्रोपोर्शंस बिटवीन दीज एसेट क्लासेस। सबकी जरूरत है, सबकी अहमियत है, क्योंकि डेट आपको रिस्क अब्सॉर्ब करता है, रिस्क कम करता है, तो उसकी भी अहमियत है, उसको डिसरेस्पेक्ट नहीं करना है। बट अगर आपके पास 5 साल से ज्यादा का पैसा है, तो मार्केट की उतार चढ़ाव आपका रिस्क नहीं है, महंगाई आपका रिस्क है। ये समझना जरूरी। अगर आपका गोल 1 साल बाद है, तो महंगाई को आप भूल जाएं, महंगाई से फर्क ही नहीं पड़ता। कैपिटल सेफ्टी, उतार चढ़ाव से आपको बचना है। तो 5 साल के ऊपर के गोल्स के लिए महंगाई को मात देना अनिवार्य है। तो इसीलिए आपको 70 से 80% आपको इक्विटी पे प्रोपोर्शंस रखने पड़ेंगे, ताकि आप ये जो बहुत बड़ा रिस्क है, जो इंडियंस जिसको नेग्लेक्ट करते हैं, जिसकी जरा भी अहमियत नहीं करते, तौहीन करते हैं, इज इन्फ्लेशन। वो इन्फ्लेशन को रेस्पेक्ट करें और 70 to 80% इक्विटी में डालें, इफ द गोल इज 5 years अवे। फिरोज़, यहाँ पर निवेश के जितने भी विकल्प हैं ना, उसको लेकर ऐसी बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं एक निवेशक के मन में, जहाँ पर वो समझ नहीं पाते कि उन्हें किसी भी निवेश विकल्प में एसआईपी के ज़रिए निवेश करना होता है, एक मुश्त निवेश करना होता है, एक्टिव स्ट्रैटेजी लेनी होती है, या पैसिव स्ट्रैटेजी लेनी होती है। मेरे ख्याल से ये कुछ पेचीदगियाँ हैं जो कि काफ़ी हद तक आप जिस तरह की इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट या व्हीकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके मुताबिक आपको तय करनी होती है। लेकिन जो कन्फ्यूजन है उसको कैसे दूर किया जाए, और आपके लिए किस तरह के निवेशक के लिए किस तरह का चुनाव करना सही होगा? फिरोज,
यस, जो आपने कहा कि जो माध्यम है एक एसेट क्लास में घुसने के, बहुत अलग अलग जरिए। जैसे यहां से अगर हमको पुणे जाना है तो आप गाड़ी से जा सकते हैं, फ्लाइट भी चलती हैं और ट्रेनें भी चलती हैं। बट कौन सा साधन सबसे अच्छा और सेफ्टी को मद्देनजर रख के कौन सा साधन है, वो एक बार चुनाव करना जरूरी। तो इक्विटी में अगर घुसना है तो जरिए 5 हैं, 6 हैं। इक्विटी डायरेक्टली खरीद सकते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, इक्विटी के पीएमएस खरीद सकते हैं, इक्विटी के एआईएफ खरीद सकते हैं, इक्विटी बेस्ड इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकते हैं, एनपीएस खरीद सकते हैं। तो ये पूरे अलग अलग गाड़ियां हैं, एक डेस्टिनेशन पे ले जाने की कोशिश करती हैं। उसमें से मेरा ये मानना है, और मैं अपने खुद के पैसे सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड में रखता हूं, और अगर आप मैथमेटिकली इन सब की तुलना करें रिटर्न और रिस्क के आधार पे, सिर्फ रिटर्न नहीं सिर्फ रिस्क नहीं, दोनों को मद्देनजर रख के अगर आप एक व्हीकल को चूज कर सकते हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड ही विन करता है। दैट्स व्हाई इक्विटी म्यूचुअल फंड का ही जरिया प्राप्त करें। और कविता जी, मैं अपने भाई से मिला अभी दुबई कल परसों में, वो कह रहे थे कि उनका जो लंदन का घर बिका है वो डायरेक्ट इक्विटी करने वाला। बट मैं उनको भी यही काउंसिल कर रहा था कि डायरेक्ट इक्विटी ना करें, आपका खुद का एक प्रोफेशन है, म्यूचुअल फंड को डेलीगेट करें, उनका आदर सम्मान करें। 150 इंडिया में फंड मैनेजर हैं, सब तो अच्छे नहीं होंगे, सब बुरे भी नहीं होंगे। अच्छे म्यूचुअल फंड का चुनाव करके उनको ये काम देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक फुल टाइम काम है। आप खुद एक डायरेक्ट इक्विटी करके आप दूसरी अपनी खुद की कंपनी, मेरे भाई जो चलाते हैं वो चला सकते, डबल रोल नहीं कर सकते। तो इसीलिए डेलीगेट करने की सलाह उनको भी थी, हर दर्शक को है, और मैं अपने पैसे को भी इक्विटी म्यूचुअल फंड के माध्यम से ही निवेश करता हूं। सो द व्हीकल व्हिच विंस मैथमेटिकली इज इक्विटी म्यूचुअल। फिरोज, अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि अगर आप म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश कर रहे हैं तो उसमें भी कई निवेशकों को ये बात समझ में नहीं आती कि वो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के जरिए एएमसी के जरिए निवेश करें या एक रेगुलर स्कीम ले लें जहाँ पर उन्हें थोड़ी सी मेंटरिंग हो सकती है, बताया जा सकता है कि शायद आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो अप्रोच डायरेक्ट हो या रेगुलर हो? यस कविता जी, देखिए, अगर एक निवेशक आपको देख के, आपकी सलाह, आपका शो देख के कर रहे हैं और उसमें गेस्ट आके वो एडवाइस दे रहे हैं, तो उनको डायरेक्ट जाना चाहिए, क्योंकि एडवाइस तो मिल चुकी है और ऑनलाइन के जमाने में आपको किसी को फी पे करने की जरूरत। बट अगर आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूटर है जो ये भी वादा करता है कि वो मॉनिटर करेगा, निकलने के वक्त निकलवाएगा, पूरे पोर्टफोलियो की रिव्यू करेगा, आपकी विलें बनाएगा, आपकी ट्रस्टें बनाएगा, आपकी टैक्स फाइल करेगा, पूरी सर्विस देगा, तो आप रेगुलर जरूर करें, उनको भी अपना हक कमाने दें, तभी आपका फायदा होता है। सो इफ यू हैव एनीवेज डिसाइडेड लुकिंग एट बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, देन आपको डायरेक्ट ही जाना चाहिए, किसी और को पैसे क्यों दें अगर आपने निर्णय किया। अगर कोई आपको पूरी सर्विस दे रहा है तो उनके हक के पैसे उनको कमाने दें, रेगुलर में जाएं। चलिए, आखिरी सवाल फिरोज, उसके बाद हम इस चर्चा को भी समाप्त करते हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि अब अलग अलग लक्ष्य होते हैं लोगों के जीवन में, किसी को घर खरीदना होता है, किसी को गाड़ी खरीदनी होती है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई जो कि अक्सर माता पिता के लिए एक बहुत अहम लक्ष्य होता है, खुद का रिटायरमेंट होता है जो कि लोग मेरे ख्याल से ज़िंदगी में 40 या उसके बाद ही सोचते हैं। अब हर तरह के आर्थिक लक्ष्य से जुड़ी एक महंगाई दर होती है, तो किस तरह से महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए अपने लक्ष्यों को बांधना चाहिए? कैसे आपका जो कॉर्पस वो इन्फ्लेशन के मुताबिक बढ़ जाता है? कविता जी, जैसे आपने कहा, हर गोल की महंगाई दर बहुत डिफरेंट हो सकती है। वो एक लेवल 3 ऑफ इन्वेस्टिंग है। पहले लेवल 1, लेवल 2, अगर अच्छी तरह से ये बात जो हमने अभी 5-10 मिनट में की है, अगर कोई अपने जहन में बिठा ले, तो फिर देन दिस क्वेश्चन बिकम्स द नेक्स्ट ऑब्वियस क्वेश्चन। तो महंगाई मेडिकल इंश्योरेंस की बहुत ज्यादा है, मेडिकल एक्सपेंसेस की काफी ज्यादा है, एजुकेशन की भी काफी ज्यादा है। ये जो 6% का आंकड़ा निकलता है उसमें वेजिटेबल, फूड आर्टिकल्स, पेट्रोल डीजल का ही ज्यादातर सीपीआई, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आरबीआई जो रिलीज करती है, वो इस आधार पे होता है कि भाई खर्चा, आधा से ज्यादा खर्चा या करीबन आधा खर्चा किराने पे और वेजिटेबल्स पे होगा। बट वो आपका गोल नहीं होता है। गोल होता है कि भाई बच्चे जाएंगे अब्रॉड कभी कभार पढ़ने के लिए, या फिर यही इंजीनियरिंग करेंगे। तो महंगाई दर, 2 इंपॉर्टेंट गोल्स हैं। एक, एजुकेशन की महंगाई दर काफी ज्यादा है, डबल डिजिट्स में है। ट्रैवल की महंगाई दर काफी ज्यादा है, और जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कहते हैं, जैसे अच्छी रेस्टोरेंट्स में
जब आप 5 साल पहले जाते थे और आज जाते हैं, वो आप देखेंगे बिलों का अंतर बहुत बढ़ गया है. सो एनीथिंग लग्जरियस इज इन्फ्लेटिंग मोर. तो महंगाई एजुकेशन की आप 10% मान के चलें, मेडिकल की आप 12-13% मान के चलें, तो इसीलिए उधर एक समाधान जरूरी है. हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी है, एजुकेशन इंश्योरेंस नहीं ले सकते. तो मेडिकल इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए लुकिंग एट द महंगाई दर. और रिटायरमेंट के लिए आप 6-7% की महंगाई मान सकते हैं, बट एजुकेशन के लिए 10 से 12% की आपको महंगाई मान के चलनी पड़ेगी. और जो मेडिकल इन्फ्लेशन है उसको आप हेज करें, उसको रिस्क को मिटिगेट करें. एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, फैमिली फ्लोटर जरूर लें, वरना बड़ी दिक्कतें आ सकती है अगर कोई विपदा है हेल्थ पे. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद फिरोज, आपका समय निकाला. वैसे रोजाना ही आपसे हम इन्वेस्टमेंट और निवेशकों के लिए सही रणनीति के गुर सीखते रहते हैं, लेकिन इस खास मौके पर आपने शिरकत की, बहुत बहुत धन्यवाद. चलिए.